हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 7 का चैप्टर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो व्हाट इज़ हेल्थ? हम हेल्थ से समझते क्या हैं कि हेल्थ क्या है। कई बार हम हेल्थ को ये मान लेते हैं कि बीमार ना पड़ना, किसी भी तरह की चोट ना लगना, इसका मतलब हम सब हेल्दी हैं। लेकिन हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा है। सिर्फ बीमार ना पड़ना या कोई चोट ना आना या जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पास ना जाना, जल्दी दवाइयाँ ना खाना, सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता हेल्थ का। हेल्थ हेल्थ को हम एक वास्ट फैक्टर की तरह, एक ब्रॉडर वे की तरह देखते हैं कि हेल्थ में आता है क्लीन वाटर हो हमारे पास पीने के लिए, साफ पानी हो, पॉल्यूशन फ्री हमारा एनवायरनमेंट हो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन हो हमारे पास, यानी कि भरपूर न्यूट्रिशन की मात्रा हमारे शरीर में हो। हमें अलग अलग तरीके की विटामिन पिल्स या अलग अलग तरीके की दवाइयों पे रिलाय ना करना पड़े, एक अच्छा और साफ सुथरा खाना खाने को मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिसमें गंदगी ना हो, आसपास कूड़ा ना हो, हम खुली हवा में जो सांस लें वो एयर पल्यूटेड ना हो, पीने का पानी पल्यूटेड ना हो, किसी भी तरह का नॉइस पल्यूशन, एयर पल्यूशन आसपास ना हो, और प्रॉपर लिविंग कंडीशंस हों जिसमें हम आराम से आसानी से रह सकें। बहुत जद्दोजहद ना करनी पड़े कि मतलब अलग अलग तरीके की हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं अपने एनवायरनमेंट की वजह से, वो सब हमें ना उठाने पड़े, तब हम मानेंगे कि हम एक हेल्दी स्टेट में हैं। जैसे हेल्थ के साथ साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी वेलबींग में काम आती है। ये फिजिकल हेल्थ की ही तरह उतनी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को एक्टिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। ये सारी एसेंशियल फैक्टर्स हैं हमारे हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि आजकल आपने बहुत सारे वर्ड्स मार्केट में कहें या सोशल मीडिया पे कहें या हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अगर उन पे देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इनएक्टिवनेस, इन सारी चीज़ों के रेमेडी हो गई, या लोगों का इन चीज़ों के प्रति मतलब लोग बीमार ज़्यादा रहने लगे या सोचने ज़्यादा लगे इन चीज़ों के बारे में, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये सब हेल्दी होने के लक्षण बिल्कुल भी नहीं। और अगर इंसान को बहुत लंबे समय तक एंजाइटी रहे, फियर रहे या वो बहुत इनएक्टिव रहे तो ये सारी चीज़ें उसकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इसी मेंटल हेल्थ को लेके बुद्धा का एक कोट था कि टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप अवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। हमें अपने शरीर को एक अच्छी हेल्थ में, एक अच्छे हालत में रखना, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे शरीर के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और क्लियर माइंड नहीं रह सकता। और जब आपके पास स्ट्रॉन्ग और क्लियर माइंड नहीं रहेगा तो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, उसको सोच नहीं पाएंगे, ना उस सिचुएशन का, ना उस वक्त का आप मज़ा ले पाएंगे, और ना किसी भी तरीके से आप उसमें काम कर पाएंगे। आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। इसलिए अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी मेंटल स्टेट का भी बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देखें हेल्थ को लेके तो फिजिकल और एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो लीड करते हैं ये सारा फुलफिलिंग एनवायरनमेंट। हेल्थ केयर सेक्टर की बात की गई है इंडिया में। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इंडिया में पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 नए डॉक्टर्स हर साल इंडिया से क्वालिफाई करते हैं। इंडिया की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल हैं और ओवर द ईयर्स ग्रो करती चली जा रही हैं, चाहे वो मैकेनिज्म के मामले में हो, मशीनरी हो, स्किल्स हो, एडवांसमेंट हो, इक्विपमेंट हो, हर तरीके से इंडिया की हेल्थ केयर सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे, और ईयर 2000 में
18,218 हॉस्पिटल्स थे इंडिया में। और अगर हम ये डेटा कैरी करें तो हम ईयर 2000 की बात कर रहे हैं और इस वक्त करंटली हैं हम 2025 में। तो लगभग 25 साल का गैप है, तो आप समझ सकते हैं कि अब तो और भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स इंडिया में प्रेजेंट होंगे। इंडिया में बाहर से बहुत ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आते हैं। क्यों? अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे इलाज के लिए। वर्ल्ड में और भी जगह से कंपैरेटिवली यहाँ पे इलाज सस्ता भी होता है और बेहतर भी होता है। बहुत लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ता। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, अच्छे सारी इक्विपमेंट्स हैं, स्किल्ड लोग हैं। तो इसकी वजह से लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कि पैसा भी और देशों के मुकाबले यहाँ पे कम लगता है उसी इलाज के लिए। तो लोग यहाँ पे बहुत आते हैं एज अ मेडिकल टूरिस्ट। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का। अब एक हमने पैराग्राफ ये वाली जो हिस्सा देखा तो इसमें सारे पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखे हमने इंडिया में हेल्थ केयर के। अब हम इस तरफ देखते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया के, वो अर्बन एरियाज में ही सेटल्ड होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगा के पढ़ाई की है और रूरल एरियाज में हो सकता है उनकी उतनी कमाई ना हो, उतना इनकम ना हो, वो एक अच्छी लाइफ डिजर्व भी करते हैं और वो चाहते हैं कि हम अच्छी लग्जूरियस लाइफ जिएं। तो इसकी वजह से वो अर्बन एरियाज में ही सेटल होना चाहते हैं। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत डिस्टेंस पे एक अच्छे डॉक्टर तक पहुंचने के लिए। और इतने सारे डॉक्टर्स होने के बावजूद भी रूरल एरियाज़ में अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर बहुत कम डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन एवरी ईयर। ट्यूबरक्लोसिस से लगभग 5 लाख पीपल हर साल मर जाते हैं। और ये डेटा धीरे धीरे चेंज हो रहा है जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से। मलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट होते हुए आए हैं और धीरे धीरे कम भी हो रहे हैं। क्यों क्यों ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं लगातार? क्योंकि हम लोगों को क्लीन वाटर नहीं प्रोवाइड करवा पाते पीने के लिए। और 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ इन्हीं वाटर ब्रोन होती है, यानी वो गंदे पानी से ही फैलती हैं, जैसे डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिसीजेज़ फैलती हैं गंदे पानी से। और जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन हैं इंडिया में, उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, वो अंडर नरिश्ड रह जाते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये दोनों पैराग्राफ आपस में बहुत कॉन्ट्राडरी हैं, इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ बताया गया है कि इंडिया इतनी सारी चीज़ों में कितना अच्छा है, कैसे कैसे इंडिया मेडिकल हेल्थ केयर में बहुत आगे है, फिर भी इंडिया के लोगों को ही एक अच्छी मेडिकल हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिल पाती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक, ये सारी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो बीमारी को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी हैं। और दीज फैसिलिटीज़ रिक्वायर हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। ये इन सारी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें अच्छे हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, नर्सेस की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए और जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को एक प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करा सकें। यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी को दिखाया गया है। आप लाल पैथोलॉजीज़ या अलग-अलग तरीके की इन टाइप की पैथोलॉजीज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक पैथोलॉजी लैब के बाहर का भीड़ दिखाई गई है कि कैसे लोग अलग-अलग तरीके से इतनी लंबी-लंबी कतारों में यहाँ पे वेट करते हैं।
इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो वास्ट नेटवर्क है जिसमें डॉक्टर्स, क्लिनिक और हॉस्पिटल्स आते हैं अक्रॉस द विलेजेस और सिटीज, जिनके पास एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया में लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, बीमार भी बहुत होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस है और इस तरीके का सब नेटवर्क बना हुआ है जिससे कि जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और गवर्नमेंट कुछ सिस्टम्स को रन कर रही है और गवर्नमेंट का ये एम है कि हेल्थ केयर को कंप्लीट किया जाए, एडवांसमेंट लाई जाए हमारी मेडिकल साइंस में, जिससे कि नई टेक्नोलॉजीज और नए ट्रीटमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मेडिकल एक्सपर्टीज और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आज भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ज़रूरत है, जो एक क्रिटिकल गैप फेस करता है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर्स इन सब के बिना, जिसकी वजह से हम हमारे लोगों को एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते, हर इंसान को एडिक्वेट हेल्थ केयर नहीं मिल पाती, हर सिटीज़न को, जो हाईलाइट करता है इस पैराडॉक्स सिचुएशन को कि एक तरफ इंडिया के पास सब कुछ है हेल्थ केयर सेक्टर में और दूसरी तरफ वहाँ के हर सिटीज़न को सारी पॉसिबल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, कभी जो मेडिकल हैं उनके एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेडिकल के लोगों के पास वो स्किल्ड नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, इन सारी चीज़ों से एक क्रिटिकल गैप आ जाता है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में। और आज भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है, प्रॉपर हेल्थ केयर से लोग इनएक्सेसिबल रह जाते हैं काफ़ी तरीकों से, तो जो कि बहुत नुकसानदेह बात है, मतलब कि एक तरफ तो हम इस तरीके से सारी चीज़ों को देखते हैं और एक तरफ सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। जैसे हमने इक्वालिटी के बेसिस पे अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इक्वालिटी के साथ-साथ हम कैसे इनइक्वल हैं अपने ही कंट्री में। अगर हम यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो इसी चैप्टर में 2 दोस्तों की कहानी को इंट्रोड्यूस किया गया था कि 2 दोस्त अलग-अलग टाइम पे बीमार पड़ते हैं, तो एक जो दोस्त था वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल था, सब कुछ था, तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ-सफाई है, बहुत क्लीनिनेस है। वहाँ पे वो जाता है बहुत आराम से, उसका क्या कहते हैं रिसेप्शन पे ही अच्छा खासा मतलब ₹500 का लगभग पर्चा बन जाता है। आप ये मान लीजिए आजकल तो अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स की जो फ़ीस है वो 800, 1000 या 1800 अब तो बाउंस करती जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो वो जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में और वो वहाँ जाता है, उसका वहाँ उसे कोई लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, वो आराम से वहाँ जाता है, अपना स्लिप बनवाता है, अपना ब्लड देता है और जो वहाँ की जो नर्सेस होती हैं, जो स्टाफ होता है, वो उसको बहुत पोलाइटली और अच्छे से अटेंड करता है। उसका ब्लड लिया जाता है, सैंपल लेते हैं, फिर उसका चेकअप होता है और एक हल्का-सा म्यूज़िक बज बज रहा होता है, बहुत सब लोग पोलाइट होते हैं, सब कुछ मतलब एक अच्छे से और करवा के वो वहाँ से चला आता है। जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे-कैसे उसे हॉस्पिटल जाके मज़ा आया। लेकिन जब उसका दोस्त सोचता है कि इसे हॉस्पिटल जाके मज़ा कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो गया था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में और ये गया इसका जो दोस्त जाता है वो जाता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पहले तो उसके जो फादर हैं वो उसको लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर उनको वहाँ जाने के बाद एक लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ता है। बहुत देर तक खड़े होने के बाद जब उनकी स्लिप कटती है, तो उसके बाद जो उनकी रिसीट मिलती है, वो सिर्फ़ ₹1 की कटती है। उसने ये सारी चीज़ बताई कि सिर्फ़ ₹1 खर्च हुआ। बाकी सारी चीज़ें या तो बहुत कम दाम में ही उसकी जो जाँच थी, वो जो डायग्नोसिस था बहुत कम पैसे में ही हो गया और वहीं पे जब प्राइवेट हॉस्पिटल में वो गया, उसका दोस्त, तो वो बहुत महँगा सब कुछ पड़ा उसे। तो दोनों जगह की अपनी-अपनी ख़ासियत है और अपनी-अपनी कमियाँ हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो ये लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला के बाहर वो अपने सैंपल दे रहा है और इस तरह की जो भीड़ लगी हुई है ये भीड़ किस तरीके से है। यहाँ पर क्लीनिनेस नहीं है, यहाँ पे बहुत क्रेम्ड है, शोर है, आवाज़ें हैं बहुत तरीके की, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग घंटों से लाइनों में खड़े हुए हैं। तो
इस तरह की असुविधा भी होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और लोग फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाते हैं ताकि उनको बहुत पैसा ना खर्चना पड़े। द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। इसी सारी बातों से रिलेट करके हम हाकिम शेख की स्टोरी पढ़ते हैं। हाकिम शेख जो हैं वो पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति के एक मेंबर हैं जिन जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वेस्ट बंगाल में। 1992 में वो एक्सीडेंटली एक चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके सर में बहुत सी चोटें आती हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, इस वजह से उनको तुरंत ही इलाज की ज़रूरत है, और वो कोलकाता के हर आसपास के हॉस्पिटल्स में जाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आसपास मौजूद होते हैं वो सब में जाते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स उन्हें रिफ्यूज़ कर देते हैं इस वजह से कि उनके पास एक स्पेयर बेड नहीं है, यानी कि उनके पास एक भी बेड की सुविधा मौजूद नहीं है। तो कुछ इसलिए मना कर देते हैं कि इनके हॉस्पिटल में वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से उनको 14 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी ही क्रिटिकल स्टेट में, इतनी मतलब वो ज़ख्मी हैं, उनको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, फिर भी उनको 14 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है, और उनको 8 अलग-अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, और कोई भी उनको एडमिट करने से मना कर देता है, हर हॉस्पिटल, कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, कहीं स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर नहीं है, कहीं स्पेयर बेड नहीं है, और उनको थक हार के कहाँ जाना पड़ता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। हाकिम शेख जो पहले से ही एक एग्रीकल्चरल लेबर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होगी, तो उन्होंने ये सोचा कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट कराएंगे और हमारा पैसा भी सेफ होगा। इसकी वजह से उन्होंने लगभग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चक्कर लगाए, लेकिन जो असुविधा होती है, जो अलग-अलग बहाने हैं या कोई भी तरीका है, उसकी वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उनका ट्रीटमेंट भी बहुत महँगा पड़ा। उन प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें ट्रीटमेंट तो मिला, लेकिन हाकिम शेख का बहुत सारा पैसा ट्रीटमेंट पर ही चला गया, और इस वजह से वो बहुत गुस्से में थे। और ये जो इनडिफरेंट एटीट्यूड था हॉस्पिटल्स का, उनको रिफ्यूज़ कर देने का, इसकी वजह से हाकिम शेख और पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति ने एक केस फाइल कर दिया हॉस्पिटल के खिलाफ कोर्ट में। कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया हॉस्पिटल के खिलाफ, और हाकिम शेख ने ये शिकायत की कि मेरी राइट टू लाइफ को बचाया नहीं गया, यानी राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस हिस्से में दिया हुआ है, ये आप सब कमेंट में करके बताइएगा। राइट टू लाइफ को सिक्योर नहीं किया गया, और इसकी वजह से मेरा बहुत पैसा भी खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो कोर्ट ने हॉस्पिटल को ये नोटिस भेजते हुए कहा कि जो भी इनका अमाउंट, इनका खर्च हुआ है इनके ट्रीटमेंट में, वो वापस किया जाए, और हर इंसान को फर्स्ट ट्रीटमेंट उसके आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में जहां वो पहुंचता है उसे मिले, जिसकी वजह से उसका राइट टू लाइफ खतरे में ना आए। अगर 14 घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, किसी भी फैसिलिटी, कोई भी फैसिलिटी उनको नहीं दी गई, उनको 14 घंटे उसी क्रिटिकल स्टेज में इंतज़ार करना पड़ा, तो वो मर भी सकते थे, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आज भी ट्रीटमेंट के अभाव में दम तोड़ देते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं? हमने दोनों ही स्टोरी में ये समझा, जैसे कि दो दोस्तों की स्टोरी हमने देखी कि एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में जाता है, एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में जाता है, कैसे अलग अलग डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और कैसे दो कैटेगरीज में सब कुछ डिवाइड हो जाता है। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो होते हैं वो गवर्नमेंट नेटवर्क होते हैं, वो जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स आते हैं। ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं उन सारे कॉमन और स्पेशलाइज्ड इलनेस पीपल को। जो लोग कॉमन होते हैं उनको भी दिया जाता है, जो स्पेशलाइज होते हैं, जिनकी बहुत स्पेसिफिक बीमारी होती है, वहाँ पर भी दोनों चीज़ का ही इलाज किया जाता है।
ज़्यादातर ये विलेज हेल्थ केयर सेंटर्स में होते हैं। यहाँ पे नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स, ये सारे जो होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं और वो ही इनको पैसा देते हैं। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ्स हैं, जो नर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, सबका जो सैलरी है वो गवर्नमेंट ही देती है और गवर्नमेंट ही इनका अपॉइंटमेंट करती है। और ये सारी जगहें सुपरवाइज की जाती हैं डॉक्टर के ज़रिए, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के चीफ होते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह भी इनको ओवरसी करते रहते हैं, इन सारे हेल्थ केयर सेंटर्स को जो रीजनल लेवल पे होते हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं सिटीज़ में, वो भी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ के साथ होते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स के जो फंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? टैक्सेस के ज़रिए, जो इंश्योर करता है कि हम एक क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें फ्री में या फिर कम पैसों में सारे सिटीजन्स को इक्वली, जिससे कि हर इंसान का एक बेहतर और सही इलाज हो सके और उन लोगों का भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी जिनके पास बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, कहीं वो इलाज से वंचित ना रह जाएं, कहीं उनकी जान ना चली जाए। तो इस तरीके के ये एक इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से चलाते हैं अंडर द गवर्नमेंट, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। वो फोकस करते हैं कि उन्हें डिसीज़ के आउटब्रेक को रोक पाएँ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलेरा और चिकनगुनिया। ये सारी डिसीज़ेज़ हैं जो कम्युनिकेबल हैं, गंदे पानी से, मच्छर से या आस-पास एक दूसरे के बैठने से, स्नीज़ वगैरह से फैलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने का भी काम करते हैं। और गवर्नमेंट एक्शन और पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं रोक सकती, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, जिससे कि दोनों लोग मिलकर काम करें और एक इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर को हम बना सकें। जैसे एंटी मॉस्किटो ब्रीडिंग कैंपेन, आप सभी ने सुना होगा कि जब डेंगू फैलने लगता है तो ये कहा जाता है कि अपने आसपास पानी न जमा होने दें किसी भी बर्तन में या किसी भी ऐसी जगह, जिसकी वजह से जो मस्किटोज़ हैं उनको ब्रीडिंग का मौका ना मिले और डिसीज़ स्प्रेड ना हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान, अपने आसपास सफाई रखना, पानी जमा ना होने देना, गंदगी ना होने देना, इन्फेक्शन से बचना, ये सब ध्यान अगर हम लोग भी रखेंगे, सिर्फ अपने घर में झाड़ू लगा के ना बैठ जाएँ, अपने आसपास भी साफ-सफाई रखेंगे, तो ये बहुत आसान हो जाएगा इस गोल को अचीव करना, एक हेल्दी स्टेट के गोल को अचीव करना आसान होगा गवर्नमेंट के संग मिलके। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एक हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड कराया जाए और राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, जैसा कि हमने हाकिम शेख के केस में देखा, जिसमें कोर्ट ने ये कह दिया था कि डिनायल अगर कर दिया किसी ने टाइमली ट्रीटमेंट देने से तो वो वायलेट करेगा प्रोटेक्शन राइट्स को, यानी कि यहाँ पे जो राइट प्रोटेक्ट किया गया है राइट टू लाइफ को, उसको वायलेट करेगा और जिसकी वजह से उसको स्टेट गवर्नमेंट उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को लौटाती है और अगर ऐसा कोई वायलेट करता है तो उस हॉस्पिटल के या फिर उस जगह के खिलाफ केस चलेगा और मतलब उनको जो भी फाइन है या फिर जो भी सज़ा दी जाएगी वो गवर्नमेंट उनको देगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ये बेड है जिस पे एक बीमार बच्चा लेटा हुआ है अपनी मदर के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि लगभग 2 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। लगभग 2 मिलियन बच्चे प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से मर जाते हैं भारत में हर साल। लेकिन धीरे-धीरे अब ये डेटा बहुत पुराना है, धीरे-धीरे चीज़ें पहले से बेहतर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को और भी सतर्क होने की और एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। हमने पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर और फैसिलिटीज़ के बारे में जाना, अब हम आते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंडिया में इनका भी बहुत वास्ट नेटवर्क है। ये प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, ये सारी चीज़ हैं। ये रूरल एरियाज़ में भी मौजूद हैं। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं ये सारे लोग।
ये अच्छी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराते हैं। अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे कि जो डॉक्टर्स बहुत स्टेबल हो जाते हैं या बहुत फेमस हो जाते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो ये चाहते हैं जिन क्योंकि हर डॉक्टर एम्स की या नीट के पेपर्स नहीं निकाल सकता। बहुत सारे लोग प्राइवेटली कॉलेज में भी पढ़ते हैं और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, जिनसे उनका खर्चा बहुत आता है। तो वो भी चाहते हैं कि हमें अर्बन एरियाज़ में रहें और एक अच्छा अमाउंट कमा सकें। इसकी वजह से वो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और जब उनका मतलब अच्छा हो जाता है तो अपने नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स ये सारी चीज़ें खोल देते हैं और एक अच्छी कमाई करते हैं। वहाँ पे वो बहुत स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज़ भी हैं, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली होती हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल द्वारा होती हैं। उन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती पब्लिक सेक्टर्स की तरह, और इनकी लो कॉस्ट भी नहीं होती, ना ही ये फ्री होते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर जो होते हैं वो पेशेंट को खुद ही यहाँ पे पे करना पड़ता है हर सर्विस के लिए, जो कि हाई इन कॉस्ट होते हैं। महंगा इलाज होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं हर जगह पे, और ये एक कॉरपोरेशन इन्हें मैनेज करता है। ये मेडिसिन्स भी बनाते हैं और आस-पास मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं। ऑलमोस्ट हर लोकेलिटी में मेडिकल स्टोर्स होते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि ईज़िली मेडिसिन्स और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लोगों को मिल सकें। तो अब टैक्स पे करने की क्या ज़रूरत होती है हमें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस का कैसे इस्तेमाल करती है? गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल करती है पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि हर इंसान को बेनिफिट पहुंचाया जा सके, हर सिटीज़न को। वो अपने जो टैक्स हमसे कलेक्ट करती है एज अ फंड, उसको कहाँ कहाँ खर्च करती है? उसको डिफेंस में खर्च होता है, पुलिस में, जुडिशियल सिस्टम में, हाईवेज में। डिफेंस में हम आर्मी में जितने भी लोग हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर है, अपनी जो बाउंड्रीज को हम सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ पे खर्च आता है। पुलिस पे खर्च आता है ताकि जितना भी लोकल एरिया है, जो भी हमारा स्टेट का एरिया है, उसमें कोई भी क्राइम ना हो, उसके लिए आता है। जो हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो भी जुडिशियल सिस्टम है, वहाँ के जजेस की सैलरी, वहाँ का पूरा सिस्टम मेंटेन करना, ये सब उन टैक्सेस के फंड से किया जाता है। हाईवे बनाना, ये हमारे टैक्सेस के फंड से होता है। ये सारे बेनिफिट्स लोगों के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए हैं, क्योंकि सिटीजन खुद इन सारे बेनिफिट्स को, इन सारी सर्विसेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता अपने लिए। इसलिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और ये सारे बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड कराए जाते हैं। टैक्स फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भी यूज़ होते हैं, सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एम्प्लॉयमेंट में, सोशल वेलफेयर में, वोकेशनल ट्रेनिंग्स में। इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, जो भी सिटीजन्स को ज़रूरत होती है उनके लिए। टैक्स मनी को यूटिलाइज़ किया जाता है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए। यानी आपने देखा होगा जो नेचुरल फ्लड्स, डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको वहाँ से बचाना, उनको खाना प्रोवाइड कराना, उनको शेल्टर्स प्रोवाइड कराना, उनको फिर से कहीं और ले जाके बसाना, इन सारी चीज़ों में भी वो टैक्सेस जो फंड हमने दिया है, जो टैक्स दिया है एज अ फंड, रिलीफ फंड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस के लिए जैसे कि इसरो काम कर रहा है, न्यूक्लियर एजेंसीज हमारी जो काम कर रही हैं न्यूक्लियर पावर पे, मिसाइल पे हमारा डीआरडीओ काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम हैं, जो प्रोग्रेस के लिए, हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इन फंड से चलाए जाते हैं। जो रिवेन्यू हम टैक्स से कलेक्ट करते हैं, वो सारे फंड इसमें इन सारी अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, और गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, स्पेशली
हम सभी के लिए, और स्पेशली सर्विसेज भी चलाई जाती है पुअर्स के लिए, जो हर चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से। जैसे आपने राशन कार्ड का सुना होगा, बिलो द पॉवर्टी लाइन के राशन कार्ड बनते हैं, ताकि हम उन्हें गवर्नमेंट सर्विस हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, मतलब कि लो कॉस्ट पे, बहुत ही कम पैसे पे या लगभग फ्री हम उनको खाना, उनका जो हेल्थ सर्विस है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करा सकें। वो मार्जिनलाइज सेक्टर, जो पुअर सेक्टर, जिनके पास पूरा प्रॉपर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उन सारे लोगों को। अब हेल्थ केयर और इक्वालिटी में किस तरीके का इनएडिक्वेट गैप आता है, हम देखते हैं। इंडिया में एक वाइडनिंग गैप है प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में। प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ केयर अभी भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। कोई मतलब एडवांसमेंट हमारे गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर है, जो पब्लिक हेल्थ केयर है, उनमें नहीं आ रही। और जो प्राइवेट हेल्थ केयर हैं वो बहुत कॉस्टली हैं मेडिकल सर्विसेज के हिसाब से, और ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं। और जब हमारे गवर्नमेंट हेल्थ केयर्स में कोई भी एडवांसमेंट नहीं है, वो वहीं के वहीं स्टेगनेंट है, तो उसकी वजह से लोगों को रिलाई करना पड़ता है कॉस्टली प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज पे, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत सारे लोग ये ट्रीटमेंट अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और अगर उनको ज़िंदा रहना है, अपनी फैमिलीज़ को लीड करना है, तो वो क्या कहते हैं, लोगों से पैसा उधार लेते हैं अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए, या फिर कई बार अपनी किसी ज़रूरी चीज़ को वो बेच के अपने सारे एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। शॉकिंगली सिर्फ 20% पीपल इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं नेसेसरी मेडिसिन को ड्यूरिंग इलनेस। बीमारी के वक्त सिर्फ 20% ऐसा इंसान है जो क्या कहते हैं, मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है, और जो 40% हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं वो स्ट्रगल करते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। जो कुछ प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इंगेज होते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, जैसे आपने देखा होगा, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए ही हेल्थ केयर सेंटर्स हैं मोस्टली। अपना पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, अननेसेसरी मेडिसिन देंगे, जैसे आपको ज़्यादा वाइटामिन की गोलियाँ कुछ दिन तक आपको लिख देंगे, कुछ अनवांटेड इंजेक्शंस हैं, कुछ सलाइन ड्रॉप्स हैं, ये सारी चीज़ें, सलाइन ड्रिप्स वगैरह, ये आपको ज़्यादा बढ़ा के इसलिए देते हैं ताकि उनका पैसा अच्छा बने, और ये एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट का कोई रोल नहीं अदा करता है। ये सिर्फ कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स में आ जाता है, और जिससे आपका जो खर्च है वो बहुत महंगा हो जाता है। और जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं, ये सारी विस्कस साइकिल में फंस के रह जाती हैं। अगर वो ये सोचते हैं जिनके घर में बहुत पैसा नहीं है कि हमारे घर में कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार पड़ेगा तो उससे गरीबी भी कनेक्ट हो जाती है। कोई इंसान अगर बहुत किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उसके इलाज में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा, और उस खर्च की वजह से घर पे जितने भी लोग कमाने वाले हैं उन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आएगा, चाहे उसे पैसा बोरो करना पड़े, चाहे कोई सामान अपना बेचना पड़े, और जिसकी वजह से उसकी एक एसेट या एक चीज़ कम हो जाती है, और पॉवर्टी भी इसमें आ जाती है। और ज़्यादातर चीज़ क्या होती है, लोग अंडर नरिशमेंट में रहते हैं, लैक ऑफ क्लीन वाटर है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस भी वीकर हेल्थ को जन्म देती हैं, और लोग बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाते हैं डिसीजेज़ के लिए, प्रोन हो जाते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी बीमारियां पकड़ेंगी, और इस तरीके की जो सिचुएशन, बीमार हो जाते हैं तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बचा कुचा काम कर देती है। इसीलिए हेल्थ, पहले ही इस चैप्टर का पहली चीज़ ये बताई गई कि हेल्थ सिर्फ बीमार ना होना या चोट ना लगना नहीं है। अगर आसपास साफ हवा रहेगी, कहीं गंदगी नहीं रहेगी, पानी साफ होगा, और हम पूरी तरीके से न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट रहेगा, तो हम लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे, और कम से कम हमारा खर्च आएगा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में। वुमेन हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है हर एरियाज़ में, जो कि एक जेंडर की वजह से भी है, जो सालों साल
चीज़ें चलती आ रही हैं और जो हमारे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बैठ गया है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन खुद ही हॉस्पिटल जा रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि वो क्या रुक पाएगी, या मतलब उसको एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी, वो खुद ही हॉस्पिटल्स जा रही हैं, खुद ही हर जगह जा रही हैं। तो ये भी दिखाता है कि कितना लेस कंसिडर किया जाता है वुमेन्स के हेल्थ केयर को। कई बार जो औरतें होती हैं उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाते, और जो घर के आदमी होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लेस कंसिडर की जाती हैं, उनकी हेल्थ केयर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती एज़ कम्पेयर टू मैन इन द फैमिली। और ये जेंडर इनइक्वालिटी का एक जीता जागता सबूत है, और ये हेल्थ केयर में भी है, ये बड़ी शर्म की बात है। और ये आज भी एक सिग्निफिकेंट इशू है कि जिसे हमें धीरे धीरे निकालना चाहिए अपने दिमाग से। जो ट्राइबल और रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम पहुँच पाती हैं, नॉन फंक्शनल हैं पूरी तरीके से। प्राइवेट हेल्थ केयर तो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है वहाँ पे। पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, फिर सड़कों की दिक्कत, फिर प्राइवेट हेल्थ केयर, अगर इंसान आसपास के किसी डॉक्टर पे, जैसे जो छोटी-मोटी दव इलाज की, छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज की दवाइयाँ दे देते हैं, अलग-अलग ऐसे पुड़िया बना के दे देते हैं कि एक सुबह खा लेना, एक शाम खा लेना। अगर उससे ज़्यादा कुछ बीमार हो गए हैं और उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, तो वो बहुत दूर है, जिसकी वजह से उनका एक्सेस नहीं हो पाता एक-दूसरे से। और इस तरीके से एडिक्वेट मेडिकल केयर ऑप्शन उन लोगों के पास नहीं रह जाता। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक जीप, जो कि एक मोबाइल क्लिनिक है पेशेंट के लिए, और ये किस लिए करा गया है, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है मलेरिया के लिए। इसे चल चिकित्सा दल कहते हैं कि ये इस तरीके से एक पूरी जीप प्रिपेयर होती है जो अलग-अलग जगह, अलग-अलग गाँव में जाती है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज प्रोवाइड कराया जा सके, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर। अब हमने ये देखा कि क्या-क्या दिक्कतें हैं हेल्थ केयर को लेके हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन बताया गया है, व्हाट कैन बी डन, क्या-क्या किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को सुधार करने के लिए। इंडिया की जो हेल्थ सिचुएशन है वो अभी भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को एक क्वालिटी हेल्थ केयर को प्रोवाइड कराया जाए। जो पुअर और डिसएडवांटेज लोग हैं उनको स्पेशली इन चीज़ों का फ़ायदा मिले। और जो गुड हेल्थ है वो डिपेंड करती है ना सिर्फ मेडिकल सर्विस पे, बल्कि बेसिक एमिनिटीज़ और सोशल कंडीशन, जैसे एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए, फोकस करने चाहिए अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज पे, लिविंग कंडीशंस पे, और राइट इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम अपने हेल्थ केयर आउटकम तक अच्छे से अचीव कर पाएँ, बेटर अचीव कर पाएँ और पॉसिबल तरीके से वहाँ पे पहुँच पाएँ। एज़ अ एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे केरला का एक्सपीरियंस देखते हैं कि केरला में देखिए, ये सेक्शन है हमारा केरला। केरला में 1996 में जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने एक मेजर रिफ़ॉर्म किया। उन्होंने अपने बजट का 40% स्टेट बजट का अपनी पंचायत को दे दिया, जिससे कि ये हुआ कि जो विलेज के लोग थे उनके पास अब अपनी जो कमियां हैं, जैसे पानी की कमी हो गई, पढ़ाई की, या फिर उनकी हेल्थ केयर की, उन सारी चीज़ों को वो एड्रेस कर पाए। सब कुछ उन्होंने देखा और फिर उसके हिसाब से उस पर काम किया। वाटर सप्लाई, फूड सिक्योरिटी, वुमेन्स डेवलपमेंट और एजुकेशन पे उन्होंने काम किया, क्योंकि सीधा 40% उठा के जो स्टेट का पैसा था, स्टेट का बजट था, वो गाँव की पंचायत को दे दिया गया। अब पंचायत छोटे-छोटे लेवल पे अपना देखती है कि क्या-क्या चीज़ों की नीड है और फिर उसके हिसाब से काम करती है। इसका ये रिज़ल्ट आया कि वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा हो गया और ये मॉनिटर्ड किया जाने लगा लोगों द्वारा, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की। स्कूल्स बने, आंगनवाड़ी बने और अच्छे से फंक्शन करने लगे।
और जो विलेज के स्पेसिफिक इश्यूज थे उनको एड्रेस किया जाने लगा, जिससे कि जो डाउन लेवल पे चीज़ें थी वो सुधरने लगी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई, हेल्थ केयर सेंटर्स अपग्रेड होते चले गए, बेटर मेडिकल सर्विसेज मिली पॉपुलेशन को। इन सारे इम्प्रूवमेंट के बाद भी कुछ चैलेंजेस हैं कि पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, कोई घपला ना आ जाए, मेडिसिन की जो शॉर्टेज है वो ना हो और इनएडिक्वेट हॉस्पिटल बेड ना हो, लैक ऑफ डॉक्टर्स ना हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को अपने एक्शन से फुलफिल करनी चाहिए। भले ही उन्होंने बजट का जो 40% था वो स्टेट पंचायत को दे दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए जो चैलेंजेस हैं। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोस्टा रिका। कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका एक जगह है यहाँ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, आप मान सकते हैं एक लाइन जो जोड़ती है वो कोस्टा रिका है। इसे हेल्दीएस्ट नेशन इन साउथ अफ्रीका ओ सॉरी साउथ अमेरिका कहा जाता है। यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन लिए गए थे बहुत साल पहले, उन्होंने अपनी आर्मी को अबॉलिश कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्राइवेट आर्मी नहीं रखेंगे, हम जितना भी मिलिट्री फंड है वो सारा अपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज पे खर्च करेंगे। उनका ये मानना था कि अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए आर्मी से ज़्यादा। तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रायोरिटाइज किया किसको, अपने पब्लिक हेल्थ को, नेशनल डेवलपमेंट की ओर बढ़े वो, और जिससे वेलबींग डेवलप हुई पीपल में। बेसिक सर्विसेज जैसे साफ पानी, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग, ये सब एक्सेसिबल हो गया। इससे कोई भी इंसान वंचित नहीं रहा। अच्छा पानी पीने को मिला, अच्छी साफ सफाई रही आसपास, न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा रहा, हाउसिंग सिस्टम पूरा रहा, ये सब कुछ पूरा रहा। हेल्थ एजुकेशन को भी बहुत वैल्यू दी गई, हेल्थ केयर अवेयरनेस फैलाई गई, एजुकेशन सिस्टम में हर तरीके से हर लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाने लगा हेल्थ के बारे में। ये प्रोएक्टिव अप्रोच थी जिसने सिग्निफिकेंटली सब कुछ इम्प्रूव कर दिया वेलबींग के रेंज पे इन कोस्टन रिकन पॉपुलेशन। ग्लोसरी। इसमें पब्लिक क्या है, जैसे हमने पब्लिक सेक्टर पढ़ा, प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, तो पब्लिक सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ और सर्विसेज होती हैं जो लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, मेनली ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें आता है क्या क्या आता है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, टेलीफोन सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पीपल इन जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग हैं, वो इन चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं इन सारी सर्विसेज की, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं नॉन फंक्शनिंग पे। मान लीजिए कोई सेक्टर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जैसे हाकिम शेख ने, अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे होता तो शायद वो केस ना कर पाता, लेकिन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे उसने केस किया क्योंकि वो ट्रीटमेंट देने के लिए ये ज़रूरी था, और उसने केस किया कि उनके नॉन फंक्शनिंग के लिए कि उसको किस तरीके से ट्रीट किया गया, तो उसके लिए वो केस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स का क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी और सर्विसेज जो ऑर्गेनाइज करी जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा। इंडिविजुअल कंपनी इसे चलाती है अपने पर्सनल गेन के लिए। मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट एज अ फॉरनर्स, वो फॉरनर्स होते हैं जो कंट्री में आते हैं स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हैं, यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे फ़ायदे की बात जो लोअर कॉस्ट में ही प्रोवाइड हो जाती हैं उन्हें किसी और कंट्रीज़ के मुकाबले। कम्युनिकेबल डिसीज़, वो डिसीज़ जो आसानी से फैल जाएं, कैसे, एक इंसान से दूसरे इंसान में, बाय वाटर, फूड और एयर। ओपीडी। ओपीडी शॉर्ट फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का। ओपीडी वो जगह है जहां हॉस्पिटल के अंदर इलाज होने से पहले या किसी स्पेशल वार्ड में इंसान को एडमिट करने से पहले उसको वहां पे ट्रीट किया जाता है। एथिक्स।
वो मॉरल प्रिंसिपल होते हैं किसी भी इंसान के जो उसके पर्सन के बिहेवियर को दिखाते हैं। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम वो केमिकल नेम होते हैं किसी भी ड्रग या किसी भी मेडिसिन का जो आइडेंटिफाई कराते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हों, जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका जेनेरिक नेम है एस्पायरिन। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ follow, subscribe and give your like to my channel. Thank you very much.